नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम यूपी टीजीटी के बीमा की सीरीज को चला रहे थे, तो उसमें आज देखते हैं बीमीय विधि से भौतिक, ये देखिए, बीमीय विधि से भौतिक संबंध और सूत्र की सत्यता की जांच करना। देखो इसमें होता क्या है, देखिए ये जैसे ये लिखा है, ये स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, आपको पता है। तो ये दोनों क्या है, बराबर में, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यानी कि स्मॉल जी क्या होता है, आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो त्वरण की क्या होती है, एल टी माइनस टू। तो इससे हम ये देखेंगे कि इसकी विमा जो एल टी माइनस टू होगी, यहाँ जो बराबर में जो लिखा हुआ है, इसकी विमा एल टी माइनस टू है या नहीं। अगर है तो संबंध सही है और नहीं है तो संबंध गलत है। तो देखते हैं जी एम। तो देखो पीछे हमने जी की आपको वैल्यू बताई है, जी की निकालेंगे एम एल थ्री टी माइनस टू। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एम एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है। इसके बाद डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह लिखा एम, और इस एम की जगह लिखा है एम, ठीक है, मीटर में, ठीक है, इसको लिखा है। तो देखेंगे आप इसको क्या हो जाएगा, यहाँ एम है माइनस वन है या एम प्लस वन है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एल टू है या एल थ्री है, तो एक एल बचेगा, बाकी टी माइनस टू। तो यानी कि इसकी भी बीमा एल टी माइनस टू है और इसकी भी बीमा एल टी माइनस टू है, तो ये संबंध सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संबंध बीमीय विधि के अनुसार सत्य है। तो देखिए जो ऊपर हमने पढ़ा था, आप ये चीज़ देखकर सही ना कर देना, यहाँ पर जी जो है वो स्मॉल है, वहाँ जी कैपिटल थी, तो यानी कि आंसर हमारा ये वाला होगा, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर दिया, तो ऐसे ऑप्शन कई सारे देते हैं, तो आप ध्यान से टिक करें। आइए नेक्स्ट देखेंगे, तो ये फार्मूला वगैरह दिया हुआ है, आगे गुरुत्वाकर्षण वगैरह हम बताएंगे ये फार्मूले। अब यहाँ देखेंगे हम, वो कह रहा है कि कक्षीय चाल जो होती है वो बी बराबर रूट जी एम डिवाइड बाई आर होता है। ठीक है, आइए यहाँ प्रतिबल बराबर होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल। तो बल अगर आपको याद हो, दाब, दाब का भी यही था, बल बटे क्षेत्रफल। तो जो दाब की विमा होगी वही है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है प्रतिबल और दाब की विमा क्या एवं विमा क्या होती है, समान होती है, मात्रक और विमा सभी समान होते हैं, क्योंकि दाब बराबर ही बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखें विकृति, वैसे विकृति विमाहीन होती है, विकृति क्या होती है, परिवर्तन बटे प्रारंभिक, यानी पहले परिवर्तन जो आपने किया और प्रारंभिक परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक में लंबाई, तो दोनों जगह क्या लिखेंगे, लंबाई लंबाई क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो कैसी विमाहीन राशि हो जाएगी ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रत्यवस्था गुणांक। देखिए प्रत्यवस्था गुणांक क्या है, हुक्का नियम, हुक्का नियम क्या बताया, प्रतिबल जो समानुपाती होती है विकृति के, प्रतिबल समानुपात हो जाएगी विकृति, ठीक है। जब समानुपात का साइन लगाएंगे तो आ जाएगा आपका ई, जो है हो जाएगा प्रत्यवस्था गुणांक, ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। तो जो प्रतिबल का बताया था, विकृति तो विमाहीन है, तो प्रतिबल का जो बताया था आपको, यानी कि दाब वाला, तो वही हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से ई अपॉन डी की विमा तुल्य होगी। देखो ई क्या है आपकी, जो अभी बताई थी, ठीक है, और ई क्या है, अच्छा यहाँ पे हिंट में दिया है, ई प्रत्यवस्था गुणांक, डी क्या है घनत्व। तो ई की क्या बता रहा था, बताई थी आपको, देखो यहाँ सॉल्यूशन दिया है, ई एम एल माइनस वन टी माइनस एम वन एल माइनस वन टी माइनस, यानी कि दाब बराबर एक दो, ठीक है, एक दो अगर आपको याद हो, दोनों केस में माइनस में, और दाब घनत्व की क्या होती है, एल माइनस थ्री, ठीक है, एम एल माइनस थ्री होती है घनत्व, डी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन की हो गई एल थ्री, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, घनत्व बराबर कितनी हो जाएगी, एम एल माइनस थ्री। एम एल माइनस थ्री में ऊपर रख दी हमने ई की और नीचे रख दी डी की, तो निकल के आ जाएगा हमारा एल टी माइनस वन, ठीक है। यहाँ एल टू और टी माइनस टू, इसमें से एक एल बाहर निकल आएगा और टी में से एक टी बाहर, दोनों माइनस है, तो एल टी माइनस वन, यानी कि ये किसके वेग के बराबर है, ठीक है। इसकी जो विमा है रूट एन ई अपॉन डी किसके बराबर है, वेग के बराबर है। मात्रक में पूछा तो मीटर पर सेकंड हो जाता है इसका, ठीक है। अब देखिए जो पीछे हमने क्वेश्चन मतलब विमा पढ़ी थी उस पर ही क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है, तो पीछे हमने आपको बताया था बी बराबर रूट ई अपॉन डी, यानी कि इसकी जो विमा आई थी हमारी एल टी माइनस वन आई थी, तो इसके बराबर में ये आ जाएगा बी बराबर रूट अपॉन डी। रूट ई क्या था आपका, प्रतिबल था, और डी क्या था, घनत्व था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है,
जो पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा होता है, इसका होता है अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति, यानी कि बीटा बटे अल्फ़ा। यह कैसी है? विमाहीन और मात्राहीन राशि है, ठीक है। यानी कि विकृति यहाँ भी है, विकृति यहाँ भी है, और विकृति कैसी है? विमाहीन होती है। इसके बाद ये अपवर्तनांक के बारे में लिखा है। अपवर्तनांक आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अपवर्तनांक इंटर में भी है वैसे, तो साइन आई अपॉन साइन आर लिखा है, तो दोनों क्या है? अपवर्तनांक कैसी है? मात्राहीन और विमाहीन राशि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब देखते हैं आगे द्रव का पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव कहाँ होता है? सतह पर होता है। इसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं टी से। तो बल बटे लंबाई, लंबाई की क्या होती है? एल। बल की बोला था ML/T-2, तो MT-2, MT-2 ध्यान है आपको, स्प्रिंग नियतांक वाले में बताया था, तो उसकी बेमा थी आपकी ये, ठीक है। और अच्छा ये लिखा है स्प्रिंग नियतांक और द्रव का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? समान होता है। K बराबर F/x बताया था वहाँ पर, ठीक है। और अब देखते हैं आगे वेग प्रवणता। वेग बराबर होता है वेग बटे दूरी। वेग की होती है LT-1, ये होती है बटे L, तो T-1 आवर्तकाल की ये समानुपाती हो जाएगी, ठीक है। तो आवृत्ति, कोणीय वेग, इन सब की आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग के समानुपाती हो जाएगी इसकी विमा, ठीक है ना। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, कोणीय वेग आवृत्ति, मतलब इन सब के विमा ये क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। वेग प्रवणता की विमा कितनी आई? T-1 आई, ठीक है। तो क्या हो गई? आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग की विमा कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। अब देखिए लिखा है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता में क्या है? दाब बराबर दाब बटे दूरी। दाब की क्या होते हैं? ML-1T-2, और दूरी के लिए क्या लिखते हैं हम? L। तो क्या हो जाएगा हमारा? ML/T-2, यानी कि दाब प्रवणता कितना? ML/T-2 किसका? अच्छा, अगर दाब ध्यान रखना, कार्य और ऊर्जा को जो बताया था वो ML/T-2, लेकिन यहाँ पर L-2 है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ML-T-2 आ जाए तो ये दाब प्रवणता को हो जाएगा, और ML/T-2 कार्य ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा सबकी होती है, और ऊष्मा की, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो लिखा है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक क्या है? तरलों में यह गुण होता है, ठीक है। द्रव और गैस में बहने के गुण को बोल चिपचिपापन होता है ये श्यानता का अर्थ होता है चिपचिपापन, या इसी से क्या होता है? श्यान बल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विमा लिखिए ML/T-2, ML/T-2, क्योंकि बल है तो बल का श्यान बल में क्या हो जाएगा? ML/T-2। ये क्या होता है? गति का विरोध करता है। जो श्यान बल होता है वो गति का विरोध करता है, और श्यानता जो होता है वो एक गुण होता है जिसका अर्थ होता है चिपचिपापन, ठीक है। तो श्यानता गुणांक में आपको ध्यान रखना है, श्यान बल का जो हो जाएगा वो ML/T-2, श्यानता का अर्थ क्या हो जाएगा? चिपचिपापन, ठीक है। श्यान बल क्या करता है? गति का विरोध, बहने को क्या करता है? विरोध करता है। यहाँ हम देखेंगे श्यानता गुणांक की क्या? श्यानता गुणांक बराबर होता है श्यान बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। तो देखो क्षेत्र श्यान बल की, तो ये बल की हो गई। इसके बाद क्षेत्रफल L2, वेग प्रवणता जस्ट अभी बताई थी LT-1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो निकल के आ जाएगा L2 है, तो L2 एक L से L कट जाएगा, ठीक है। और T-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ML-1T-1 आपका ये आ जाएगी श्यानता गुणांक की परिभाषा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है? श्यान बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता की जो इकाई होती है कितनी होती है? T-1 आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग के बराबर ये इसकी विमा होती है, ठीक है, जो अभी पीछे बताइए आपको। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? इसका मात्रक ऐसे निकाल लो, बल का क्या होता है, ठीक है, बल से निकाल सकते हो आप। तो इसके देखो मात्रक निकाल लो, क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। और अगर CGS में देखो तो ये निकल आएगा, पीछे बताया आपको CGS में कैसे निकालते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड, तो ये उसका 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बस हीट को और कंप्लीट कर लेते हैं। तो हीट यानी कि ऊर्जा ही होती है, ऊष्मा एक प्रकार की होती है, और इसकी हमने विमा आपको बता दी थी ML/T-2, लेकिन हमने आपको स्पष्ट बोल दिया था केवल ऊष्मा के लिए, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और ऊष्माधारता के लिए नहीं है, ठीक है। तो ऊष्मा के प्रकार क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और ऊष्माधारता, ये अलग अलग है। फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ विमा जानना है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखो गुप्त ऊष्मा हमें दिखाई नहीं देती, क्या गुप्त ऊष्मा परिवर्तन कर देती, क्या अवस्था परिवर्तन, सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, इनका अंतर परिवर्तन कर देगी एक दूसरे में, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, ठीक है। और गैस को कर देगी लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और सॉलिड को भी
मतलब कुल मिला के ये इस तरीके से चेंज कर देती है एक दूसरे में। गैस को भी सॉलिड बना देगी, गैस को लिक्विड बना देगी, लिक्विड को सॉलिड बना देगी, सॉलिड को लिक्विड बना देगी। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है वो m के समानुपाती होती है, यानी कि जो मात्रा होती है उसके। तो जब समानुपात साइन हटाएंगे तो L आएगा, तो L आ जाएगी आपकी गुप्त ऊष्मा Q/m। अब बस फॉर्मूला आप याद रखना, L बराबर Q/m। Q क्या है आपकी ऊष्मा, Ml2T-2, m से m काट दो तो L2T-2 आपका निकल आएगा। क्या निकल आएगा, L2T-2। देखो आपको दिखा देते हैं क्या निकल आया, L2T-2। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम। इसका क्या होता है, जूल, इसका क्या हो जाएगा, जूल, और ठीक है जूल प्रति किलोग्राम। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, क्योंकि क्यू का रखेंगे यहाँ पर तो कितना निकल आ जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, और मास का रख देंगे किलोग्राम में, तो प्रति में रहेगा, दोनों एक दूसरे में कैसे हैं, बटे में। ठीक है, तो इसकी विमा ये रखी और इसकी विमा ये। ठीक है, इसकी विमा तो रख दी, m को m से डायरेक्ट हमने काट दिया। ठीक है, Q/m। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये मात्रक बताई दिया आपको। इसके बाद देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। देखो विशिष्ट ऊष्मा अगर याद रखना चाहो तो गुप्त ऊष्मा से विशिष्ट ऊष्मा में क्या बढ़ जाएगा, K-1 बढ़ जाएगा बस। L2T-2 आपका वहाँ भी था, यहाँ भी है, लेकिन उसका फार्मूला क्या था, Q/m। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वहाँ पर Q जो समानुपाती था किसके, m के, और Q बराबर आपका हो गया था L/m, और L बराबर आ गया था Q/m। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q जो हो जाएगा ms∆T होता है, तो ms∆T। अब S है आपकी विशिष्ट ऊष्मा, तो Q/m∆T हो जाएगा। ∆T का T ही केल्विन हो जाएगा आपका, और Q का आपका Ml2T-2, और M का क्या हो जाएगा, M रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, L2T-2 K-1। तो गुप्त ऊष्मा से जब ऊष्मा धारता आप जाओगे तो केवल K-1 विमा में बढ़ जाएगी। और मात्रा क्या हुआ, जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। और गुप्त ऊष्मा का मात्रक अभी क्या बताया, जूल प्रति किलोग्राम। इसका कितना हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक है ना, इंटू केल्विन, क्योंकि ये केल्विन ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा। तो बस अगर विमा याद है तो मात्रक बना लोगे, और मात्रक याद है तो विमा बना लोगे। फिर से एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या करती है, अवस्था परिवर्तन कर देती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन कर देगी, और अवस्था परिवर्तन करके क्या हो जाता है, जो Q होती है वो किसके समानुपाती होती है, m की मात्रा के, जो जिस पदार्थ की मात्रा है उसके समानुपाती हो जाएगी। और L प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, तो L बराबर Q/m, मात्रा का आ जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, और इसका आ जाएगा जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बस जल्दी से इसको और देख लेते हैं, ऊष्माधारता बाकी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ऊष्माधारता क्या होता है, ΔQ/ΔT। ΔQ के लिए Ml2T-2 और इसकी K-1। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको पीछे का याद है, L2T-2 K-1, इसमें कर दो m का गुणा, बस उसमें ही धारता। एक बार हम तीनों की रिपीट करा देते हैं। गुप्त ऊष्मा की आपको बताई थी L2T-2, फिर गुप्त ऊष्मा के बाद आपकी आई थी ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, तो उसमें K-1 बढ़ गया, तो L2T-2 K-1। फिर ऊष्मा धारता आएगी, इसमें क्या बढ़ जाएगा, m बढ़ जाएगा पहले, तो Ml2T-2 K-1। यहाँ मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक है, पीछे मात्रक हमने आपको गुप्त ऊष्मा का बताया था जूल प्रति किलोग्राम, और अगर मात्रक विशिष्ट ऊष्मा के बारे तो जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन बोला था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।